Okay, well, thank you everyone. My name's Melissa Stone. I'm one of the financial counsellors at Uniting Kildonan. Today we're going to look at mortgages and superannuation and hardship in general and what your options are. खुशामदीद और नमस्ते सब लोगों को जो भी आज हमारे सेशन में आए हैं और हमारी जो आज की प्रेजेंटर हैं उनका नाम मलीसा है और वो एक फाइनेंशियल काउंसलर हैं यूनाइटेड किल्डोनन के अंदर। और जो आज का हमारा टॉपिक है जो इसके बारे में बात करेंगे वो मॉर्गेजेस और सुपरएनुएशन के बारे में है और मुख्तलिफ किस्म की जो आपको दिक्कत या तकलीफ है या मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल हार्डशिप्स आपको होती हैं उनके बारे में हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे। So I'd first like to start about what is financial counselling. A lot of people don't know about us. We are not planners or advisors. We don't look at wealth accumulation. We're all about providing information, options and advocacy with regards to financial hardship. It is a service that's free and confidential and open to everyone. So सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल काउंसलिंग होती क्या है। तो फाइनेंशियल काउंसलिंग जो है ओवरऑल अगर हम इस टॉपिक की बात करें इस एरिया की बात करें तो इसको हम डिफरेंट किस्म की जो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको समझाया जाता है और आपके मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑप्शन बताए जाते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस ये तरीके मौजूद होते हैं और कोई आपको काउंसलर बन के आपको एडवोकेसी आपकी कर सकता है, आपको वो गाइड कर सकता है, आपको तरीके बता सकता है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी इंसान यहाँ पे रहते हुए अगर वो फाइनेंशियल हार्डशिप या माली मुश्किलात का शिकार है तो वो कैसे इनको जो है वो देख सकता है। और जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये सब की सब फ्री ऑफ चार्ज होती हैं, मतलब इनकी कोई आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके साथ बातें की जाएगी वो सारी सिर्फ आपकी हद तक और आपके काउंसलर के बीच में होगी और इनको दूसरे लोगों को आम जनता के सामने उसको नहीं बताया जाता। We're very much about promoting financial well-being. There are a lot of people at the moment who are experiencing problems, and that's the reason why we're here today. We encourage people to reach out for help. We do work within the area of financial literacy through discussions like this. We're also very much about empowerment. So in providing that information and those options, we're hoping that we provide our clients with the skills to potentially go out there next time and advocate for themselves if possible. At the end of the day, we don't tell you what to do. You are the expert in your own life. So in presenting the options, we allow you to be the decision maker and then we help you on that journey to whatever the outcome is that you seek. जैसा कि हमने पहले बात की है कि ये सेशन इन सेशन को प्रमोट करने का मकसद जो है या इनको लोगों को बताने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जैसा कि कोविड-19 के बाद या वैसे कोई भी अगर इंसान माली मुश्किलात का शिकार होता है तो आजकल जैसे इन हालात को देखते हुए तो इसको प्रमोट इन सेशन को इसलिए किया जाता है, लोगों के सामने इसको बताया इसलिए जा रहा है ताकि लोगों को अपने जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जितने भी माली के मामला होते हैं सबके बारे में उनको पता चल सके और उनको हम एम्पावर करते हैं। मतलब उसका यह है कि आपको जब सब चीज़ों का पता होगा जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे और आप कैसे उन फाइनेंशियल इश्यूज के साथ आप डील कर सकते हैं, कैसे आप उनके साथ उन मुश्किलात के साथ अपने आप को जो है वो उनको समझ सकते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि आप खुद अपनी लाइफ के अंदर अपनी आप ज़िंदगी के अंदर उन सारे जितने भी मामलात होंगे इनको देखने के बाद आप उनको जो है वो डिसीजन आप ले सकते हैं। आपको एम्पावर करना होता है, आपको ताकत दी जाती है इस बारे में कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद से फैसले ले सकें और आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी माली मुश्किलात हैं कैसे मैंने उनसे बाहर निकलना है, कौन-कौन से मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ऑप्शंस हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। और जितने भी आपकी जो मुख्तलिफ किस्म की आपके जो चीज़ें आपकी बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ और अगर कोई गुर्बत की वजह से या वैसे माली मुश्किलात की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं तो आप उन सब से निकल कर खुद अपने फैसले लेने के बाद आप इसी सेशन को समझते हुए आपको एक चैम्पियन का जो है वो टाइटल दिया जाता है। तो क्योंकि आप हर मामले को समझते हैं और आप लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं, खुद को भी आपको पता होगा हर चीज़ के बारे में। Financial counsellors are also very passionate about championing
change on a broader level, like a legislative level, and it's very important for us to try and make changes which will lift people out of poverty. So some of the things that people have been working on recently are like raises to the rate of Centrelink, maintaining responsible lending laws, the areas which financial counsellors participate in quite actively. So it's working for the individual, but also working for the community as a whole. अगर हम फाइनेंशियल काउंसलिंग की बात करें तो ये सिर्फ ना कि आपकी अपनी ज़ात तक इसका फ़ायदा होता है, सिर्फ आपकी अपनी, इसके अलावा लोगों को इसको ओवरऑल अगर हम पूरी सोसाइटी में देखें, जितने भी इसके लोग होते हैं, सबको इसका किसी न किसी हद तक इसका फ़ायदा होता है। अगर हम सेंट्रलिंक की बात करें, अगर हम डिफरेंट दूसरी चीज़ों की बात करें, तो जो भी लोगों को मुख्तलिफ किस्म की माली मुश्किलात होती हैं, जो भी उनको मसाइल होते हैं, वो आपके अपनी मसले, छोटे एक मसले से लेकर बड़े मसाइल तक सारी आपकी जो बातें हैं वो पहुँचाई जाती हैं। जो आपका फाइनेंशियल काउंसलर होता है, वो ये बातें आपकी गवर्नमेंट के साथ या दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करता है। उसके बाद में जो उसकी जो उस पे कानून साज़ी की जाती है, जो लेजिस्लेशन की जाती है, वहाँ पे भी उसको इसमें चीज़ में फ़ायदा होता है। वो आपको मतलब इसका बताने का मकसद, जैसे मैंने पहले कहा, आपको ताकत देना होता है कि आपको अपने सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, आपके एक वो उस मॉडल के अंदर, उस जगह के अंदर रहते हुए जो भी चीज़ें होंगी, उन सबको डिस्कस करने के बाद कैसे हम लोगों को गुर्बत से निकाल के और हम उनको इस चीज़ की ताकत देते हैं कि वो खुद से अपने फैसले ले सकें और खुद से वो अपनी सारी चीज़ें कर सकें। Okay, so now let's look at if you're drowning in debt and what some of your options are. The first thing I would say is that communication is really important. As soon as you find that you're in hardship, it is worthwhile, if you can, getting in contact with your creditors or getting in contact with a financial counsellor as soon as possible so that we can assist you. Creditors in general do appreciate early communication, and they're more open to working with people to find solutions the earlier you get in contact with them, and it's overall better for your financial situation. अगर हम सबसे पहले अब यहाँ पे बात करें, अगर आप किसी भी जगह पे आप किसी मुश्किल में, आप माली मुश्किल में आप फंस चुके हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि मेरे पास कौन-कौन से मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, कहाँ से मैं इस माली मुश्किल से निकल सकता हूँ, और मैं या इस कर्ज़े से जो भी आप जितने भी आपको लोगों को पैसे देने हैं, जितनी भी आपकी जो माली मुश्किलात आती हैं, अगर आप उसमें से फंस चुके हैं तो आप उसमें से कैसे निकल सकते हैं। तो इसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो कम्युनिकेशन की होती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी न किसी से बात करेंगे, अपने फाइनेंशियल काउंसलर के साथ या किसी भी और लोग के साथ। आप उनसे बात करने के बाद आप उनको अपनी सारी जो अपना मसला होगा, आप उनके साथ उनको बताएँगे, और उनके साथ जैसे ही आप किसी को बताएँगे तो आपको वैसे ही ऑप्शंस का पता चलेगा। अगर आप घर बैठे हुए खुद से ये सोचने बैठ जाएँगे कि हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता और आप बैठ के डरते रहेंगे, तो वो कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है, जो लोगों के साथ बातचीत करना, या किसी भी फाइनेंशियल काउंसलर के साथ आपने मिल के अपने जो मसले को जो है उसके बारे में बात करके उससे फिर कुछ ना कुछ जो है आपको जो वो हदायत जारी करेगा, ये जो आपको वो मुख्तलिफ किस्म के जो ऑप्शन बताएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही जो है वो आपको, जब ये चीज़ आप किसी से बात करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा और आपको अपने ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। Now, there are a number of options available for everyone under every circumstance. What everyone's different, and what they're experiencing is different. What has created their current problems and their current situation of hardship varies, and everyone's at different stages in life. And so it is not a one-size-fits-all solution. So that's why we talk about the different options which are available to people, and we try to tailor a solution. And here's some of the things that we do for people. In the first instance, quite often we talk about moratoriums. Now, a moratorium is a break in payments, and across the board you can usually get those. The idea is that it is something that is short term, and it's to get you through a period of difficulty. The intention is that you will be able to resume payments or resume some sort of payment plan at the end of that period, but it's to just get you through. It's assuming that you will be back on track, and it's a period of relief for people.
تو جیسے سب سے پہلے میں نے بات کی ہے کمیونیکیشن کے بارے میں کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنی چاہیے کسی بھی فائنینشیل کاؤنسلر کے ساتھ. تو اس میں آپ کے پاس مختلف قسم کے آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں. جیسے آپ کے پاس $1000 کا یا $2000 کا یا 5000 جتنی بھی رقم ہے آپ کے اوپر, اس کے اوپر اگر قرضہ چڑھ جاتا ہے تو آپ کیسے اس قرضے میں سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنی اگر آپ کے پاس فرض کریں $10,000 کا آپ کے پاس قرضہ ہے تو آپ نے کیسے ان کو آپ نے پے بیک آپ نے کیسے کرنا ہے, کہتے ہیں آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کے پاس مختلف قسم کے آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گے اور آپ اس کو دیکھنے کے بعد جیسا پیمنٹ پلان ہے کچھ میں سے ہو سکتا ہے. جیسے مطلب آپ اپنی اسی پیمنٹ کو آپ جو اسی آپ رقم کو اسی قرضے کو آپ چھوٹی چھوٹی قسطوں میں آپ واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ کو $10,000 کا اگر آپ کے پاس رقم آپ کی ہوتی ہے تو آپ 10,000 میں سے $1,000 یا 500 یا 50 جو بھی آپ کی ان کے ساتھ بات چیت ہونے کے بعد نیگوشیشن ہونے کے بعد آپ کی جو ان کے جو اس کا حل نکلتا ہے اس میں بات چیت کے بعد تو آپ وہ اپنی جو رقم ہوتی ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنی جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, جو آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ اس کو پورا کریں اور آپ کو پے بیک کریں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو. Quite often what we look at is putting together payment plans for our clients. That can be short, medium, long term. Quite often we try to, particularly with credit cards and personal loans, look at situations where we can have interest frozen so that the person only has to pay off the principal. Of course, no outcome can be guaranteed. It depends on the person's situation. Another thing that we have been doing a lot, we do a lot of, and it has been quite popular over the COVID period, is to do things like full and final offers. So you can go in, make some sort of offer and basically shut down the debt. It does vary between people. What I would say is that it is always important to know what it is that you want, and that's why we have this discussion with our clients to work out some sort of action plan, find out what their ultimate goals are and outcomes, because the creditors want things made as easy for them as possible. We've got to make it really easy for them to just say yes. And so there's no point going and saying, can you do this, can you do that? Basically, they want to know exactly what it is that you want. And if we can go to them with the solution, it's much easier for them to say yes. اس کے بعد اگر ہم بات کریں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی رقم کی صورت میں آپ نے اپنے جو پیسے ہوتے ہیں اس کو واپس کرنا ہے. اس میں ہم نے پیمنٹ پلان کی بات کی ہے. پیمنٹ پلانس جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے شارٹ ٹائم, لانگ ٹائم یا مطلب مختلف قسم کے آپ کی جو اپنے پیسے واپس کرنے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑے عرصے میں واپس کرتے ہیں, 2 مہینوں میں, 3 مہینوں میں, یا 1 سال کے اندر, یا 2 سال کے اندر, جو بھی آپ مطلب اس کا پلان بناتے ہیں. تو اس کا مقصد جیسے میں نے پہلے کی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ایک آپ یہاں پہ شہری ہونے کے ناطے آپ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ ایک قرض کے اندر آپ پھنس چکے ہیں اور آپ نے اس قرض کو واپس کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور اگر ہم نے اس کو اس رقم کو اگر ہم نے مختلف طریقوں سے اس کو ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے اگر ہم نے اس کو بانٹ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو واپس کر رہے ہیں تو آپ کا وہ سولوشن کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, وہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ ہمارے قرضے کو 1 سال کے اندر, 6 مہینوں کے اندر یا اس ٹائم کے اندر آپ واپس کریں گے. اس کے بعد اگر کووڈ کی بات کی جائے تو کووڈ کے اندر جو ہے ایک نئی ٹرم جو ہے یہ فل اینڈ فائنل آفس والی بھی آئی ہے کہ اس میں کیونکہ فائنینشلی کافی لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار تھے اور کافی جو چیزیں دیکھنے میں آئی. تو اس کے بعد یہ کاؤنسلرز نے ان لوگوں نے یہ نئی ٹرم استعمال کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے مختلف کویسچنس نہیں پوچھتے, آپ ان سے سوال نہیں کرتے, آپ ان سے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. اس کے مطلب ساتھ ساتھ آپ ان کو ایک اپنی طرف سے آپ ایک آفر کرتے ہیں. آفر مطلب آپ ان کو کچھ نہ کچھ آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے میرے مسائل ہیں اور میں اتنے پیسے دے سکتا ہوں. اور اس کے بعد مطلب وہ آپ کو اپنی طرف سے ایک وہ فائنل آفر کے طور پہ یا ایک لاسٹ آپ کے پاس جو آپشن بچ جاتا ہے, آپ کے پاس جو ایک طریقہ بچ جاتا ہے, اس کے مطابق وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے. مطلب بہت زیادہ سوالوں سے بہتر ہے کہ آپ کو وہ صرف یہ بتا دیں کہ کیسے آپ نے اس رقم کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کو واپس کرنا ہے اور آپ کو مطلب ڈھیر سارے کویسچنس نہیں پوچھنے پڑیں گے. تو ان کو ان سارے مسائل جو جتنے بھی آپ کے مسئلے ہوتے ہیں یہ ان سب کا آپ کو جو ہے وہ طریقہ بتایا جاتا ہے اس کے تھرو.
اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کس طریقے سے اس پیسے کو یا اس قرض کو آپ کیسے واپس کرنا چاہتے ہیں. تو اس ساری سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے مختلف قسم کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور اس کا مقصد جیسے میں نے پہلے کہا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کو واپس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو آپ کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، اور آپ کو یہی جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اگلے آپ کی مالی جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہوئے آپ کی کن مشکلات کا شکار ہیں وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے طریقے کے ساتھ. Okay, so what we intended to talk about today, certainly with mortgages at the moment, a lot of people are experiencing stress, and we expect to see more people coming to us as at the end of this month, when a lot of the COVID relief packages finish, and people will be expected to repay what they had a moratorium on. Certainly, we would like to make sure that people stay in their homes. Ultimately, I think a lot of the banks want to help where they can. It's just a matter of making sure that they're aware that you're in hardship. The reality is that nowadays it is more expensive to rent than it is to pay a mortgage, and that includes where you have insurance and rates on top of that. اگر ہم بات کریں مورٹگیج کی یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کی مشکلات ہوتی ہے، اگر ہم اس کی بات کریں یا آپ کا جو اپنے رینٹ جو ہوتا ہے، اپنے گھر کا جو کرایہ آپ نے دینا ہوتا ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ کی سچویشن جو ہے، یہ کووڈ کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو اس ختم ہونے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ کے جو مختلف قسم کی آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو سپورٹ مل رہی تھی، آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ پیکیج مل رہے تھے کہ آپ کو کرونا کے دوران، کووڈ کے دوران آپ کو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، وہ ختم ہونے کو آ رہی ہیں. اور آپ کے جو آپ کا گھر کا کرایہ آپ کا ہوتا ہے، جو آپ نے مارٹگیج پے کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی مطلب اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اور اس سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی ذمہ داری کا احساس دلوایا جائے. اور اگر تو آپ فائنینشلی اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سلوشن نکالا جائے گا. اگر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، جیسا کہ ہم سب کے سامنے ہے، یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے، اور رینٹ پے کرنا سب چیزوں کا یہ مینیج کرنا ایک عام آدمی کی زندگی میں یا اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. بٹ اگر دیکھا جائے تو اینڈ پہ آپ کو ہی اس کے بارے میں اس کو پے کرنا پڑے گا. اس میں کچھ بھی گورنمنٹ یا دوسرے لوگ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک سپورٹ دے سکتے ہیں، یا آپ کو پیمنٹ پلانس کی صورت میں ان چیزوں میں کر سکتے ہیں. لیکن فائنلی جو لاسٹ پہ سب سے آخر میں آ کے آپ نے ہی ان کو پے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے کے جو ہے وہ طریقے بنائے جاتے ہیں. اور کیسے آپ نے اس کو اپنی جو رقم ہوگی کیسے آپ نے اس کو واپس کرنے کے لیے مختلف قسم کے آپ نے طریقے ڈھونڈے. Traditionally, we have taken the same approach as we do with the other types of credit that we were talking about before. We quite often look at, again, moratoriums when people first come to see us, just to give them a break, time to think, time to breathe and decide what it is that they want to do. Again, entering into hardship payment arrangements. These generally are for short periods of time, maybe even options for a short period of just paying interest only. However, these are different times, and certainly we would encourage people, if it's not going to cost them anything to get out of their current loan, to investigate better rates that are out there. The Reserve Bank has just said that the cash rate will probably stay about the same until 2024, and banks are responding to that with very low interest rates for anywhere up to 4 years. So if it doesn't cost you to move your loan, it can be worthwhile investigating that to see if you can make savings, because certainly a few percentage points in interest over the course of a loan makes a huge difference in terms of money. اس کے بعد اگر ہم جیسے ہم نے پہلے بات کرتے آ رہے ہیں، جو سب سے پہلے اس ساری کووڈ کی سچویشن کے دوران جو سب سے پہلے آپ کے پاس آپشن ہوتا تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو میں پیسے پے کر رہا ہوں، جو میں قرض واپس کر رہا ہوں، اس کو کسی طریقے سے اس میں اس کو کچھ ٹائم کے لیے روک دیا جائے، تاکہ مجھے زیادہ ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے کہ میں کون کون سے مختلف قسم کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد اپنی جو ہے پیسے واپس کر سکتا ہوں. اور پھر اگر ہم بات کریں اس میں آپ کی جیسے ہم نے پہلے بات
बात करते आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स की या जो आपकी रकम होती है आपने उसको कैसे वापस करना है, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा आपका कुछ ऐसी चीज़ें आपकी आती हैं जैसे आपका कर्ज़ आपने वापस करना होता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो कैसे उसको जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप उसको सूद आप पे करते हैं उसके ऊपर, या आप जो एक्स्ट्रा जो आप पैसे पे करते हैं, कैसे आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी चीज़ों के साथ आप रिलेट करके या आप कंपैरिज़न करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, तो आप उसमें से उन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद कि कौन-सा सबसे अच्छा आपके पास जो है वो आपके पास सहूलत हो सकती है, कैसे आप कम पैसे पे करके तब अपना वो कर्ज़ जो है वो उठा सकते हैं। और उसमें अगर हम उसमें आपकी इंश्योरेंस भी आ सकती है या वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। तो जैसे ही हम पहले बात करते आ रहे हैं कि सबसे मतलब आपकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ जो है आपको उनको पे बैक करने के लिए और जो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपको वो देखना पड़ेगा और आपको उसी के मुताबिक जो है वो बात करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है आप किसी न किसी जो है काउंसलर से आप बात करें, किसी बंदे से आप बात करके तो आप अपनी चीज़ों को जो है किसी न तरह से आपको वो वापिस करने की तरफ आपको होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज़ा है, आपको आखिर में वो वापिस ही करना पड़ेगा। ये आपकी जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने इसको कैसे करना है। तो उसके लिए अपने आपके पास जो मुख्तलिफ़ आपके पास ऑप्शंस होंगे, जो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होंगी, आपने उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए, उसको देखते हुए, तो आप अपने उस एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये इस तरीके से मैं अपना कर्ज़ जो है वापिस करना चाहूँ। Traditionally, when you get to the end of a period of hardship on things like mortgages, what they like to do is ask you to pay back the amount that you had in arrears in full. You've usually had interest accumulate on top of that. They want you to resume normal payments plus a little bit extra to cover that period of non-payment. And sometimes that's just not realistic. If you've been experiencing hardship, after a short period, it's not likely that you have suddenly you're suddenly flush again. And so one of the things that we often talk about is to capitalise the arrears. What that means is adding the amount that is owing, the amount that wasn't paid over that break period, or wasn't paid in full over that break period onto the end of the loan. Now, that does increase the length of the loan. However, if it saves the house and allows you to stay there, then it's certainly an option that's worth looking into. अगर हम बात करें मुख्तलिफ अगर हम पुराने माज़ी के तरीकों की अगर हम पुराने तरीकों को इस्तेमाल करें तो उसमें देखा जाता था कि जो आपने पैसे उनको वापस करने होते हैं किसी भी आपने मॉर्टगेज में या आपने घर की किराए की सूरत में या मुख्तलिफ और तरीकों से जो आपने कर्ज़ा वापस करना होता है, तो आपको या तो वो कर्ज़ा सादा ही वापस करना पड़ता था या मतलब उसको वो कहते थे कि आप उस अपने पैसे को जितना जल्दी हो सके आप उसको वापस कर दें, वरना आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी चीज़ें होंगी हम उसको वो कहते हैं वापस ले लेते हैं। लेकिन अगर अब ये देखा जाए तो अभी उन्होंने इन चीज़ों को इस तरीके से करने की कोशिश किया है कि वो आपके जितना आपके वो कर्ज़ रहता होता है, उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत आपके थोड़ा-सा वो पैसे और बढ़ा के वो आपको कहते हैं कि आप उसको मुख्तलिफ़ पेमेंट्स की सूरत में आप जो है मुख्तलिफ़ टाइम के साथ जो आपने पेमेंट्स करनी है, आप उनको वापस कर सकते हैं। वो अगर देखा जाए तो वो आपके जो आपका कर्ज़ होगा, अगर आपका 10,000 का कर्ज़ है, तो उसको अगर ऊपर उसके पैसे बढ़ा के वो 12,000 कर दिया जाता है, वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो होता है वो इज़ाफ़ी तौर पे आपके ऊपर कर्ज़ बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर इससे आपका घर बच सकता है और आपको अगर टाइम मिल रहा है और अगर आप उसको टाइम मिलने के बाद आप उसको वापस करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक जो है आपके लिए किसी भी सूरत में ये नुकसानदेह अमल या आपके लिए बुरा चीज़ नहीं हो सकती। आप उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने कर्ज़ को वापस करने के लिए बेशक आपको ज़्यादा भी पे करना पड़ता है, तो आप वापस कर सकते हैं। क्योंकि हमें उनको भी कुछ ना कुछ वापस करना पड़ता है, जिनसे हमने कर्ज़ लिया होता है। और उनको एतमाद में लेने के लिए, उनको चीज़ समझाने के लिए अगर आपको कुछ 500,000 डॉलर अपने पास से एक्स्ट्रा पे करके, अगर आपका घर बच सकता है, अगर आपका जो आपकी चीज़ें सही तरीके से चल सकती हैं कुछ टाइम के अंदर, तो ये बुरा ऑप्शन आपके लिए नहीं। And just briefly, if you are having trouble paying, it's worthwhile looking at your contract. You may have insurance on your loan. A lot of people don't realise that they have been paying for this, and it can be worthwhile just checking to see whether that further assistance is there. For those who are seniors, I won't really talk about this all that much, but there's things called reverse mortgages and home reversion.
it is out there as an option. It's something that you'd probably need to discuss in more detail with someone. There are pitfalls there, but it can be a way of staying in your own home. So if you're a senior, you might want to do some more research into that. उसके साथ अगर हम बात करें तो आपका जो घर की आपके या जो आपका कर्ज होता है, अगर आप कहीं से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो आपका लोन होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो इंश्योरेंस भी होती है। और इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने उस सब ऑप्शंस का पता होना चाहिए, मैक्सिमम जितने भी आपके पास ऑप्शन है, आपको अपनी उस इंश्योरेंस के साथ भी बात करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुछ हद तक वो जो है आपका कर्ज वापस करने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। और आपको अपने जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे, जितने भी मुख्तलिफ तरीके होंगे, आपको अपने सबसे ज़्यादा वो उस टाइम के दौरान देखने चाहिए। और जैसा कि आप अपनी घर में, जैसे मैंने पहले बात की कि ये आपकी इंश्योरेंस वाली चीज़ आ जाती है, तो ये आपकी या रिवर्स मॉर्गेज या होम रिवर्जन वाली, तो अगर हम इसमें बात करें सारी, मतलब तो इसमें यही है कि आपको कुछ ना कुछ हद तक जो है वो आपको ये सहूलत आपकी इंश्योरेंस की तरफ से भी मिल सकती है। वो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, और आप कुछ हद तक अगर उनसे जो है वो आपको मदद मिल जाए तो आपका उससे भी काम चल सकता है। और आपके, जैसे मैंने पहले कहा, जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, जितने ज़्यादा आपके पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपके पास होंगी, आप उनको इस्तेमाल करते हुए आप उस सारी सिचुएशन से, उस सारे जो आप वो मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, आप बाहर आ सकते हैं। Okay, now part of being a homeowner, of course, is having to pay council rates. A lot of people have problems with that. It seems to go hand in hand. If you can't pay your mortgage, then you probably can't pay your rates. But some people struggle also just with the rates. There is no consistency between councils as to how they deal with it. However, City of Whittlesea are pretty good in terms of granting hardship payment plans. If you enter into those, they will usually consider, if you've been regular in making your payments, removing interest that they attribute over that period. Of course, there's no guarantees, but certainly that's something that you could talk through with a financial counsellor, and they can talk to the council on your behalf. If you are selling your house, it is also possible to ask the council to defer payments until settlement. Basically, councils are always going to get their money if you sell a house, so they can quite often be open to the idea of just suspending payments until the house is actually settled on the sale. अगर हम बात करेंगे जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो आपको, क्योंकि आप अगर देखें तो हर चीज़ के मुख्तलिफ किस्म के आपको रेट्स पे करने पड़ते हैं, और आपको कुछ ना कुछ जो है वो आपका जो आपने पैसा वापस करना होता है, और आपके हर कौंसिल के, हर एरिया के या जो गवर्नमेंट होती है उसके मुख्तलिफ किस्म के रेट्स होते हैं, आपको उसी हिसाब से पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम सिटी ऑफ विडलसी की बात करें तो सिटी ऑफ विडलसी इस मामले में काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट करती है लोगों को। और अगर कोई माली मुश्किलात का शिकार होता है, या अगर वो मुश्किल टाइम से गुजर रहा होता है, तो आपको जैसे हम पहले से बात करते आ रहे हैं सबसे, मतलब वो आपको उसकी आपको पेमेंट प्लान में वो आपको डाल देंगे, वो कुछ आप टाइम के अंदर वो कहते हैं कि आप पेमेंट करते रहें, या जो उसके ऊपर आपको जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपके ऊपर जो वो कहते हैं कि आपको इसके इजाफी सूरत में जो आपको सूद पे करना पड़ता है उसके ऊपर, या जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए उसको वो हटा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हर केस डिफरेंट होता है, हर केस मुख्तलिफ होता है, तो आपको उस केस को देखना पड़ेगा। और जैसे आप उसको देखते हैं, अगर उनको लगता है किसी हद तक कि यहाँ पे ये चीज़ें, कि इस इंसान को, इस बंदे को भी यहाँ पे हमारी मदद की ज़रूरत है, तो वो कुछ टाइम के लिए उसको हटा भी देंगे। या अगर हम आखिर में बात करें, अगर आप घर बेच रहे होते हैं, और घर बेचने के दौरान भी आप कौंसिल से बात कर सकती हैं, और आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन देख सकती हैं। और जो आपने पैसे उनको देने होते हैं, कुछ टाइम के लिए उसमें आपको वो कहेंगे कि आप पैसे ना पे करें, मतलब आपके लिए वो रुकने का कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो अगर आप घर आप बेच भी रहे होंगे, तो बाद में भी किसी न किसी तरीके से वो पैसे तो वापस उनको मिल जाने हैं। बेशक नए घर के ओनर से मिले या पुराने घर के जो है वो मालिक से मिले। तो इस तरीके से मतलब सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी काउंसलर की जो है वो उसकी रहनुमाई हासिल करके, उसकी एडवाइस लेने के बाद, तो आप इन सब चीज़ों को आप जो है वो उनसे बातचीत करके आप अपने रेट्स को कम करवा सकते हैं। आप अपनी जो पेमेंट्स होती हैं उसमें कुछ टाइम के लिए आप
उसको रोक सकते हैं, या अगर आप घर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उनसे बात करके कैसे उसको जो है वो, अगर घर की सेटलमेंट होनी है तो उसको जो है वो एक नतीजे तक पहुँच जाए, तो आप उसमें से देखने के बाद भी आप उनको ये किसी न किसी से आप पूछ के आप करने के बाद आप उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और आपकी वो ज़रूर रहनुमाई करें। Okay. Now, superannuation. A lot of people feel that getting early release of their superannuation will solve their debt problems. Yes, it is an option, but it's not something that should be done lightly. Your superannuation is your investment in the future. It is for your retirement. And every time you withdraw money from it, it will have a significant impact on what you have when you retire. Of course, a lot of people have withdrawn money over the last 12 months through the under COVID grounds, and that will further down the track have serious implications. And unfortunately, we would prefer it if people spoke to us before they made those sorts of decisions, because there are other options, and that's what we're talking to people about. You don't have to dip into your superannuation necessarily in order to pay off debt, because your superannuation is already protected. It's there and waiting for you, and it's not something that debt collectors can go after. अगर हम सुपर एनुएशन की बात करते हैं तो सुपर एनुएशन जो है वो आपने देखा होगा कोविड के दौरान या कोविड के बाद गवर्नमेंट ने आपको ये सहूलत दी थी कि आप अपने जो पैसे होते हैं $10,000 तक आप एक साल के अंदर आप उनको निकलवा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है उसको वहाँ से उसको वापस हासिल भी कर दिया। लेकिन अगर हम उसको देखें, अगर हम उसको तफसील के साथ देखें या उसको हम उसकी गहराई में जाते हैं, तो वो जितनी भी आपकी रकम होती है वो आपकी रिटायरमेंट के बाद के लिए होती है। आपको मतलब उनको आप सेव किया जाता है, आपको बताया जाता है कि जब आप रिटायर हो जाएँगे, तो आप बाद में कौन-सा पैसा इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी जो सुपरएनुएशन होती है वो हमेशा उसके लिए होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे लोग माली मुश्किलात का शिकार थे, जैसे उन्होंने कोरोना के बाद उनको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ये तकलीफ़ देखनी पड़ी और काफ़ी लोगों ने अपने पैसे निकलवा भी लिए। तो ये एक बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप उसको तब निकलवाएँ जब आपको वाक़ई लग रहा हो कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आपको बचा के रखना चाहिए अपनी रिटायरमेंट के बाद के लिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा या आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या मतलब आपको कोई भी रहनुमाई चाहिए, तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो फाइनेंशियल काउंसलर होता है, आप उससे बात करें। वो आपको जो है काफ़ी हद तक वो आपको रहनुमाई दे सकता है कि आप कैसे अगर क्योंकि वो आपकी चीज़ों को बेहतर से समझ सकता है, फिर वो आपको चाहे वो हदायत जारी कर सकता है कि आप अपनी सारी पेमेंट ना निकलवाएँ या आप अपनी कुछ हद तक जो है $1000-2000 या इतने आप निकाल के आप अपना जो वक़्ती तौर पे आप उनसे निकल आएँ, और लेकिन आपको ज़्यादा पैसे नहीं निकलवाने चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा निकलवा लेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो आपका कुछ एक बस ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरी अगेन ये बात कि जो आपकी सुपरएनुएशन होती है वो हमेशा महफूज़ होती है। कभी भी जो आपका डेट कलेक्टर होता है, जो कर्ज़ा वापस लेने वाला होता है, वो आपके इन पैसों को कभी भी आपसे वापस नहीं ले सकता जब तक आप उसको, क्योंकि वो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपके लिए वो उन्होंने रकम सेव रखी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल काउंसलर के साथ हमेशा बात करें इस बात पे। So there are two main reasons why, reasons why people can, or grounds on which they can get early release of superannuation. The main one that we deal with is for people who are experiencing severe financial hardship. It's something that's done through Centrelink. Basic conditions are that you have to have been on Centrelink for 26 weeks continuously, and they will provide documentation of that when you put in an application to your superannuation fund. You can only get $10,000 per annum. It is taxed at 22%, because once it comes out of your superannuation fund, it's considered income. Maybe you will get some or all of that back at the end of the financial year, because you'll have to submit a tax return. But then under these grounds, you also have to consider the effect it may have on your Centrelink benefits, since it's income, and most of the benefits are actually indexed to income. So you may see a reduction in your Centrelink benefits because you have taken up the option of withdrawing super.
अगर हम बात करते हैं सुपर एनुएशन की, तो ये जहाँ तक अगर आपको सुनने में या किसी भी सुनने के लिहाज से आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल एक सादा-सा अमल है या इसमें आप सब पैसे आप अप्लाई करेंगे और आपको वो पैसे मिल जाएँगे, तो इतना ईज़ी ये होता नहीं है। इसमें लिए आपको जो है कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जिनकी आप उनको सामने रखते हुए आप सेंट्रल से आप सुपर एनुएशन आप अपनी ले सकते हैं। जैसा कि आप 26 हफ्तों के लिए अगर आप सेंट्रल लिंक से आप पैसे ले रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप अपने वो पैसे ले सकते हैं। और दूसरा मैक्सिमम जो होता है आपका से ज़्यादा आप $10,000 जो है 1 साल के अंदर वो आप ले सकते हैं। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ ये भी बतानी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको ये 22% के ऊपर आपका टैक्स भी इसमें कटेगा। ऐसा नहीं होता कि आप सारे पैसे अगर आपने $10,000 आपने अप्लाई किया तो आपको सारा 10,000 ही वापस मिल जाएगा। जब आप जैसे ही आप उसको निकलवाएँगे, क्योंकि वो आपकी इनकम जो है वो आपकी आमदन तस्वीर की जाती है, तो उसको सामने रखते हुए आपके उसमें से 22% जो आपका टैक्स होता है वो निकालेंगे, तो 10,000 में समझ लें आपके $220 आपका वो टैक्स निकाल के तो आपको पीछे 7,780 तकरीबन आपके बच जाता है, तो आपको पैसे मिलेंगे। उसके अलावा जो जब आप ये पैसे निकलवाते हैं, तो सेंट्रल लिंक जो होता है वो भी आपकी प्रोफ़ाइल को आपकी वो सामने देखते हुए जो है वो देखने के बाद अगर वो देखेगा कि इस बंदे ने 1 साल के अंदर $10,000 निकलवाए हैं, तो अगर आप सेंट्रल लिंक से मुख्तलिफ़ किस्म के अगर आप फ़ायदे ले लेते हैं, तो आपकी उसके अंदर भी जो आपकी इनकम होती है, वो आपकी कम हो सकती है। फ़र्ज़ करें अगर आप सेंट्रल लिंक से 3 या 4 किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की आप पेमेंट्स उनसे लेते हैं और हर आप 14 दिन के बाद उनसे आप फिर आप 2,000 या $2,500 ले लेते हैं। तो उसमें हो सकता है कि जब आप ये पैसे निकलवाएँगे, सेंट्रल लिंक को लगेगा कि अगर इस बंदे ने अपने ये सुपरएनुएशन के पैसे निकलवाए हैं, तो हम इसकी इनकम क्यों हम इसकी कम कर दें। तो आपकी 2500 से कम करके वो हो सकता है वो 1500 तक कर दें, क्योंकि एंड पे अगर आपकी इनकम को सामने रखते हुए, तो इसलिए ये चीज़ नहायत ज़रूरी है समझना यहाँ पे कि सेंट्रल लिंक की जो सुपरएनुएशन की आपकी रकम होगी वो बिल्कुल सिंपल नहीं होता उसको देखने के लिए। आपको उसमें से उसकी सारी जो आपको चीज़ें होंगी आपको समझनी चाहिए और किसी से बात करने के बाद, जैसे पहले हमने कहा फाइनेंशियल काउंसलर की, तब आप अपने पैसों को निकलवाएँ, वरना आप इसमें जल्दबाज़ी ना करें। The other reason is usually under compassionate grounds. A lot of people mistakenly think, though, that they could save their house by withdrawing as much money as possible and basically paying off their mortgage. That option doesn't exist. It is done via the ATO or Australian Taxation Office. If you are facing imminent foreclosure, you can apply to get the equivalent of the 12 months of interest plus 3 monthly repayments. These are very difficult grounds to get early release, because you'll basically have to prove that in taking your money out, you will actually be able to save your house. If they believe that it is money that is not going to save the house, then they probably won't release it, because, again, it's money for your future. And the attitude is that it's better staying in your superannuation and fund and protected. The other reasons there are medical reasons. I won't go into any details there. It does require a lot of medical support information. So it'd be something that you would have to go to a doctor or doctors about in order to get their support letters. उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो दूसरी हमारे पास सामने आती है वजह, अगर देखने में है, तो जो काफ़ी लोग मतलब अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं सुपरएनुएशन के, तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को अपना जो मॉर्टगेज के पैसे होते हैं वो भी वापस करने हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सुपरएनुएशन के पैसे अगर हम निकलवा लेते हैं, तो अपना घर जो होता है उसको हम बचा सकते हैं पैसे जल्दी पे करके, या उसको हम किसी भी तरीके से वो करके। तो हमेशा हमें ये बात सामने हमें माइंड में रखनी होगी कि ये जितने भी पैसे हैं ये एटीओ की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की तरफ से सारे आपकी जो एप्लीकेशन होगी, जो आप दरख्वास्त उसको डालते हैं, वो उनके सामने वो प्रोसेस होके उनके सामने वो गुजरने के बाद आपके पास आती है। तो इतना बिल्कुल ईज़ी नहीं होता। तो अगर उनको लगेगा कि वाक़ई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और अपने आप घर की मॉर्टगेज के लिए पे करना चाहते हैं, फिर तो आपको वो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो उसको वो मंज़ूर कर लेंगे उस दरख़्वास्त को। वरना इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर उनको कहीं पे भी ये लगेगा कि इसमें अभी इनको ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन हो सकता है कि वो आपकी जो है वो मंज़ूर ना करें। और इसके अलावा वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे आपका 12 महीने से जो ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है और जो आपकी
पेमेंट्स भी रहती हैं, वो आपकी 3 में जो है वो 3 माहाना पेमेंट से ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, ये ग्राउंड्स हो सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो है आप इलाज के लिए किसी भी तरह के आप मेडिकल का जो आपका कोई है या आप कोई भी और जो अपनी कहीं से इलाज करवाना हो सकता है, वो आपके लिए उसमें ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो वो खुद एक बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी उलझा हुआ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपके जो अपने सर्टिफ़िकेट्स होंगे, अपने जो आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपको चीज़ें होंगी, वो आपको साथ लगानी पड़ती हैं आपके साथ। और उनको देखने के बाद ही वो आपकी एप्लीकेशन को या आपकी दरख्वास्त के ऊपर वाक़ करेंगे। या उसके अलावा अगर आपकी ऐसी कोई जिसमें आपको लगता है कि मेरी ऐसी एक चीज़ है जिसको मुझे आपकी डिसेबिलिटी हो सकती है कोई ऐसी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि ये अगर हम इसको दोबारा देखते हैं सारी सिनेरियो को ओवरऑल तो इतना इससे ज़्यादा होता नहीं है ये। इन सारी सिचुएशंस में इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो आपके बहुत ज़्यादा वो आपसे जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगेंगे। वो करने के बाद फिर आपकी आखिर में जाके वो आपकी जो दरख्वास्त होगी उसके ऊपर वो अमल करेंगे और उनको लगेगा तब वो जाके आपको वो पैसे देंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमेशा वो चीज़ ये देखते हैं कि आपकी ये जो है पेमेंट आपकी होती है आपकी उसके लिए रिटायरमेंट के बाद के लिए, तो आपको पैसा कभी भी वो जल्दी दे के आपकी रिटायरमेंट के बाद के लिए आपकी जो ज़िंदगी होगी उसको वो अजीरन नहीं बनाए। Okay, I won't say too much here. I think the pictures speak for themselves. If you're thinking of taking out superannuation early, yes, it is an option, but it's something to be thought about. Here's some graphs and information from 2 different superannuation funds. The numbers vary a little bit, but for both of them, the bottom line is that in taking out $10,000, $20,000 and so on has a huge impact on your eventual amount that you'll have to retire on. Of course, that has a bigger impact the younger you are. But over the course of, well, here in this case, a person who's 25, by the time they reach retirement, it can potentially be $66,000. So it's a huge sum. It's worthwhile thinking about. And we would encourage people to have a chat to financial counsellors. It seems like an easy option, but there are other ways of managing debt. अगर हम आपके अपनी ये स्क्रीन पे सामने आपके दे सकते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो है आपको टेबल के थ्रू आपको जो है वो समझाने की कोशिश की गई है या इनको अगर आप ग्राफ इसका देखते हैं, तो आपको उसके तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश जो है कि सुपरएनुएशन जो आपकी होती है वो $10,000 या 20,000 या 30,000 या जितनी भी आप वापस लेते हैं। आप कभी भी इसको इतना ये मत सोचिए कि अगर आप ये पैसे निकलवा लेंगे तो आपको कल को रिटायरमेंट के बाद आपको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा। हमने इस जो है वो जो है तस्वीर के अंदर भी ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि एक नॉर्मल अगर एक बात करें एक 25 साल का अगर कोई बंदा है तो उसको रिटायरमेंट के टाइम तक वो 66,000 तकरीबन $66,000 वो जो है वो अपने सेव कर रहा होता है सुपरएनुएशन के अंदर। तो एक छोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो अगर आप उसमें से 10,000, 20,000 या $30,000 आप निकलवा लेते हैं, ऊपर से आपको 22% जो आपको है, उसपे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप जितना जल्दी आप रिटायर होंगे, जितना मतलब आप ज़्यादा आपका पैसा उसमें से आप सुपरएनुएशन में से निकाल लेंगे, कल को आपकी ज़िंदगी में रिटायरमेंट के बाद जाके उतने ही मसाइल होंगे। तो इसके लिए मतलब ये हमने सामने एक छोटा-सा जो है हमने वो चीज़ें समझाने की भी कोशिश की है कि कितनी आप उम्र से लेकर कितनी उम्र तक आप कितने पैसे सुपरएनुएशन में बचा सकते हैं। अगर आप उनको निकलवा लेते हैं, अगर आप उनको पैसे वो निकलवा लेते हैं तो आपको कितना उस चीज़ का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ ज़रूरी होती है कि अपने आप पैसे निकलवाने से पहले सुपरएनुएशन के हमेशा एक दफ़ा अपने फाइनेंशियल काउंसलर से बात करें, उससे या किसी भी और जो आपको कुछ ना कुछ आपको नसीहत कर सकता हो, आपको चीज़ें समझा सकता हो। अगर वो आपको ये चीज़ समझाता है कि अगर आपको वक़्ती तौर पे ये चीज़ें निकलवा लेनी चाहिए कुछ हद तक, फिर आप उसको जो है आपको करना चाहिए, वरना हम कभी भी आपको इस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे कि आप जो सुपरएनुएशन है आप उसको जल्दी से Okay. Now, the importance of budgeting. It's really important to know where you stand at any point in time. Doing a budget can help you understand what you've got coming in, what you've got going out. It's not something that you just do once and can go back to for the rest of your life, just the one budget. It's something that changes over time as your financial situation
gets better, as it gets worse, if you partner, if you separate, if you have children come along and so on, that will all affect your financial situation. We would like to direct people to at least have a look at the Money Smart website, moneysmart.gov.au. It has some really easy to use templates which will help you budget. It's got a lot of information about debt management, about taxation and superannuation as well, and also about savings. It's a really good place to start. Certainly going back to what we said about telling banks or any creditor what it is that you want, you've got to be able to show that you've actually thought about your financial position, and being able to present them with a budget that you have done using something like the Money Smart website gives you credibility, and that's the sort of thing that they want to see. इस सारी चीज़ों की हमने बात की है अभी तक, अगर हम सारी में अगर हम बात करें तो अगर हम आखिर में आके हम इसमें ये बात साथ में करेंगे कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अहमियत होती है आपकी बजटिंग की, कि आप अपना बजट कैसे आप बनाती हैं, आप अपने सारे जितने भी आपके माली या मसाइल होते हैं, आप कैसे उनको मुख्तलिफ तरीकों में आप बांट के मुख्तलिफ तरीकों से आप डिस्कशन करने के बाद आप देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, किसी आप घर वाला, अगर आप बीवी साथ है, आपके बच्चे अगर साथ होते हैं, तो सारी सिचुएशंस में आपको एक-एक चीज़ देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगले 5 साल, 10 साल या अगली मेरी आने वाली लाइफ के अंदर कैसे मैं अपनी जो चीज़ें होंगी, अपनी आने वाली ज़िंदगी में कैसे इन सब चीज़ों को मैं देखता जाऊँगा, और मैं कैसे अपने पैसों को जो है मुख्तलिफ तरीकों से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो है moneysmart.gov.au आपकी ये सामने स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट भी आ रही है, तो उसके ऊपर आप जाके आप उनसे रहनुमाई भी ले सकते हैं, अपनी बजटिंग जो है वहाँ से भी कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कैसे मतलब वो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको वो जो है वो समझा सकते हैं कि कैसे आप अपनी जो है बजटिंग करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में सबसे, अगर आपके पास आज पैसे हैं, हो सकता है आपको आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में अगर आपकी नौकरी चली जाती है, कुछ भी हो, किसी भी वजह से आपकी अगर मसाइल हो सकते हैं, तो आपके पास इतनी जो है आपके पास पैसे सेव होने चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल बाद में कर सकें, आप अपने वो मुश्किल टाइम जो है मुख्तलिफ वक्त के लिए। तो इसके लिए जो आपकी बजट करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, तो आप अपनी को सामने रखते हुए आप वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर जो है वो अपनी माली जो आपकी चीज़ें होंगी आप उनको देखें। Okay. Now, some concessions. So some happier news that are available to people who are eligible concession card holders. A really big one is in the area of utilities. There is a utility relief grant. A lot of people are already aware of it, although it's still surprising the number of people who don't know about it. Essentially, it's a contribution of up to $650 every 2 years. It is a state government initiative. You can apply for it $650 each off electricity, gas and water. Very easy to do now. Your utility companies, if you contact them, are required to assist you over the phone. If you do need translation services, you'll find either at the bottom of your bill or at the back there will be a number, and they will provide translation services. So you really just, if you want to utilise it, give them a call and they should be able to fill that form out and submit it for you over the phone. उसके बाद अगर हमने इतनी ज़्यादा जब हम सबसे बातें की, तो यहाँ पे खुशखबरी आपके लिए, यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता, वो ये है कि आपको जो है आपको मदद फराहम की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको जो है यूटिलिटी आपके जो बिल्स होते हैं, आपका बिजली, गैस या पानी के जो आपके बिल्स होते हैं, उनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ जो होता है वो आपको मदद दी जाती है। जो आपके $650 आपके गैस के लिए, 650 आपके पानी और 650 आपके बिजली के बिल के ऊपर हर 2 साल के अंदर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको उसके लिए जो है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसका जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अब तो सिंपल बना दिया गया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कॉल करें, आप फ़ोन कर लें अपनी जो गैस, बिजली या पानी की जो आपकी कंपनीज़ होती हैं, आप उनको कॉल करके आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि मैं इस यूटिलिटी रिलीफ ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या यूआरजी ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए जो आपकी मदद फराहम करेंगे। अगर आपको इंटरप्रेटर की या ट्रांसलेटर की या आप अपनी ज़ुबान में किसी से बोलना चाहते हैं, तो वो आपके बिल के ऊपर कहीं न कहीं उसका नंबर भी दिया हुआ होगा, और वो आपकी ज़रूर इस चीज़ में रहनुमाई आपकी करेंगे और आपको वो
कैसे ये मदद ली जा सकती है आपकी इसमें, आपको मदद फराहम करेंगे? For electricity and water, there are also concessions based on medical conditions. There is a medical cooling concession of electricity that covers the months of November to March. It's certainly worthwhile applying for that now if you think you're eligible, because they can backdate it. It's a form that you can get from your utility company. It will have to be signed off by a GP, but it's for people who have conditions where maybe they use a little more electricity than people would normally because of whatever illness, ailment that they have. Likewise, with Yarra Valley Water, they do have a concession on water for similar grounds. So they're things that require medical support documents, but it's worthwhile applying because it's an additional concession over other things that you might be eligible for. इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो सहूलियात मिलती हैं, उनमें से आपकी जो है आपके जो आपके मेडिकल ग्राउंड्स होते हैं, उनकी वजह से जो आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म को आपको किसी भी बीमारी की बिना पर या किसी भी ऐसी चीज़ की बिना पर आप जो है कि आप मदद ले सकते हैं। और कुछ जगहों पे जो है वो आपका नवंबर से लेके मार्च के अंदर आपका ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आप जो अपना अगर आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी जो है काफ़ी हद तक उसमें भी आप उनसे जो है वो आप रहनुमाई लेके अपनी आप चीज़ें कम करवा सकते हैं। और अभी जैसे कोरोना के दौरान अगर आपका नवंबर से मार्च के दौरान अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल किया है तो आप पीछे जाके भी उस बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस महीने में अप्लाई करते हैं तो अपने नवंबर, दिसंबर उन एक्सपेंसेस के लिए जो आपकी मुश्किलात होंगी आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको मेडिकली जो मैंने पहले बात की, इसमें चीज़ें आपकी हो जाती हैं, आपको कुछ न कुछ आपको वहाँ से जो है वो आपको रहनुमाई मिल जाती है या शारा वाली वाटर जो होती है आपको, वो आपके इन चीज़ों को इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए आपको कोई किसी बीमारी की वजह से या किसी भी और चीज़ों की वजह से वो भी आपको जो अपने उनके पानी के बिल होंगे वहाँ पे आपको वो भी काफ़ी हद तक जो है वो स्पेशली आपको कुछ न कुछ आपको मदद फराहम करेंगे। तो ये सारी जितनी भी आपको हमने चीज़ें बताई हैं, तो ये आप सारी इनको आप एक-एक तरीके से सबको आप अप्लाई कर सकते हैं और आप कहीं न कहीं पे आप अपने पैसे इनमें से बचा सकते हैं। काफ़ी हद तक लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, तो इसलिए आप इनको जो है आप इनको आप इन्फॉर्मेशन अपनी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, तो आप इनको देखने के बाद इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, तो इसके लिए आप काफ़ी हद तक जो आपके पैसे हैं वो बचा सकते हैं। And as of this month, there is also an additional $250 off your electricity bill if you're an eligible concession card holder. This is a once-off from the state government. No need to rush out and try and apply. There's 12 months, so you have until the end of January next year, but you just go to the website that's listed there and you can apply online. You just need your concession card details and your account details. इसके अलावा जो हमने पहले बात की यूटिलिटी रिलीफ ग्रांट की या यूआरजी ग्रांट जो होती है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक आपकी अलग से जो है कोविड रिलीफ के नाम से जो है वो जो लोगों के पास कंसेशन कार्ड होता है, वो एक $250 की एक अलग से पेमेंट आती है, वो आपको एक ही दफ़ा मिलती है। जो आपके बिल्स होते हैं, बिजली के जो आपके बिल होंगे उनके ऊपर आपको दी जाती है, $250 तक वो आपको मिलती है। और ये उन्होंने यकम फरवरी 2021 से स्टार्ट करके उसको जो है उन्होंने स्टार्ट किया, ये अगले साल तक जो है वो रहेगी। और इसको भी अप्लाई करने का या इसके बारे में जानने का तरीका जो है वो इंतहाई जो है वो बिल्कुल सादा सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जो आपके सामने स्क्रीन पे नीले रंग में वेबसाइट पे दी गई है, कंपेयर एनर्जी की जो वेबसाइट है, ये आपको बिल्कुल पेज के एंड में, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में देख भी सकते हैं। उसके लिए अगर आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कंसेशन कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप उस कार्ड को रखते हुए सामने आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यूआरजी के अलावा आपको अलग से जो है वो एक आपको सिंगल पेमेंट, आपको एक पेमेंट के सूरत में $250 अलग से आपके बिल के ऊपर दिए जाएंगे। Okay. Just wanted to make brief mention of financial abuse. A lot of people are not aware that within family violence, there is an element of financial abuse. It's not just physical. We would certainly encourage anyone who feels that they are experiencing any sort of family violence to reach out. The two main organisations would be the Orange Door and 1-800-RESPECT. They can link you in with various services. We certainly get a lot of referrals.
as part of their approach of linking people in with different sorts of assistance. Essentially, financial abuse is where you are having the power and control over your money taken away from you. So you're not allowed to participate, say, in decision making. You're not allowed to control your own money. And quite often we find that people are having things like debts taken out in their name by a partner and so on. If they separate, they can quite often find that they end up having debt but no assets. It's a form of manipulation. We just mention it because it is very prevalent, and we want to make sure that people are aware that it exists and that they do seek help if they feel that they are in this situation. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को फैमिली वायलेंस के अंदर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसके जो आपके उसमें आपको क्या किया जाता है, जो आपका अपना पैसा होता है उनको किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अगर आपके पास आपको ये लगता है कि अगर वो आपका पैसा है या आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको लोग जो है आपकी डिटेल्स को इंफॉर्मेशन को चुरा के आपके नाम पे जो है वो क्रेडिट अप्लाई कर देते हैं, कुछ भी ऐसे, या कर्जा भी ले लेते हैं। तो इन सारी जो सूरत हाल होती हैं उनके अंदर भी आपको जो है जो मेन जो हमारे पास हैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑरेंज डोर आपके पास है, उनका नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। उसके अलावा 1800 रिस्पेक्ट जो है 1800 रिस्पेक्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप उनको भी कॉल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास सहूलतें होंगी आपको वो कहीं ना कहीं वहाँ पे डाल देंगे। तो मतलब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आपको कहीं पे भी आपको ये लगता है कि आपको फैमिली वायलेंस के अंदर या किसी भी आपको जो है आपको अपनी फैमिली को देखते हुए अगर आपसे आपका पैसा छीनने की कोशिश की जा रही है या आपकी सामने चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी मदद करेंगी। और इसके अलावा अगर आपकी जो भी आपका पैसा अपना होता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, तो ये आप कहीं न कहीं पे आपको वो देंगे भी, क्योंकि जितने भी पैसे होंगे वो आपकी अपनी मलकियत होती है। कोई किसी को ये नहीं पहुँचता ये हक कि वो आपके उस हक को छीनने की कोशिश करे या वो आपके पैसे को निकालने के बाद कहीं पे और गलत तरीके से इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आपके पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल हर किसी नहीं होना चाहिए, और आपको अपने पैसे के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए और वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको कोई दबाने की कोशिश करता है तो आप इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं, इसके बारे में भी बात की है। Okay, that brings us to the end. I'd like to thank everyone for their time. Basically, if nothing else, please reach out if you're experiencing financial hardship. We don't want to see anyone drowning in debt. Uniting Kildonan's number is there, 1800 685 682. We do cover the areas of Whittlesea, Nillumbik, Darebin, Banyule and Yarra. If you know people who are anywhere in Australia experiencing problems with debt and they open up to you about it, there is the National Debt Helpline, which is 1800 007 007. That is staffed by financial counsellors. They can give immediate advice and they can link anyone into their local financial counsellor anywhere in Australia. Also, the details there for Whittlesea Community Connections. I'd certainly like to thank them for allowing us to come along today and talk a little bit about financial hardship. Hopefully you've got some information, some tips to take away, but thank you again for your time. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। कि हमें उम्मीद है कि आपको जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन देना चाहिए आपको काफ़ी हद तक जो आपके सवालात होंगे उनको आपको काफ़ी हद तक रहनुमाई मिली होगी। उसके अलावा जो यूनाइटिंग का आपकी स्क्रीन के सामने नंबर भी दिया गया है, यूनाइटेड किल्डोनन फाइनेंशियल काउंसलिंग जो है, तो आप उनके नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कि विटलसी के जितने भी सबर्ब्स आते हैं विटलसी के एरिया के अंदर या पेन्यूल काउंसिल या मतलब और जितनी भी, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, तो आप उनके नंबर पे जो है वो फ़ोन करके आप उनसे चीज़ें वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वो किसी भी तरीके से उनको लगे कि जहाँ पे ये लोग आपको रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, तो आपको आप इनके नंबर पे आप किसी भी तरह से हेल्प आप ले सकते हैं और आपकी जो है वो रहनुमाई भी आप करेंगे। उसके अलावा आपकी स्क्रीन के सामने जो है नेशनल डेट की जो हेल्पलाइन है वो भी दी गई है, उसका नंबर भी आपके सामने दिया गया है। अगर आप इनके अलावा आप इनके साथ अगर
اعتماد کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے آپ اپنے جو مختلف آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں آپ ان کو بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے نمبر پہ کال سے کر سکتے ہیں جو آپ کی اسکرین پہ سامنے ہے 9408 6666 جو کہ BTC کمیونٹی کنیکشنز کا نمبر ہے. تو ہمارے نمبر پہ آپ کال کریں اور اس کے لیے جو ہماری کیس ورکر ہیں وہ آپ کو اس بارے میں گائڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو مزید انفارمیشن جو ہے دے سکتے ہیں یونائٹڈ کے بارے میں، یونائٹڈ کلڈونن کے بارے میں کیسے وہ آپ کو اس چیز کے اندر. Thank you.